हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा था। बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी धारावाही अल्पांश के कारण यदि कोई चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, करंट कैरिंग जो एलिमेंट होता है, करंट एलिमेंट के कारण, ठीक है, के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की, कि जो बायो-सैवर्ट का लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो अगर हम देखें, हमारे पास जो फार्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आर से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ आर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आर से जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, उसमें आर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, डी एल आर साइन थीटा को मैंने लिखा डी एल वेक्टर आर वेक्टर, क्योंकि हम लोग पता है वेक्टर जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग जब वेक्टर पढ़ते थे तो ए बी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम ए बी साइन थीटा लिखते थे। उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, डी आर डी एल इंटू आर वैक्टर को हमने लिखा डी एल आर साइन थीटा। तो डी इसका उल्टा डी एल आर साइन थीटा को डी आर है ना, डी एल आर साइन थीटा को डी एल आर साइन थीटा को मैंने लिख दिया डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर यूजिंग वैक्टर, है ना, सदिश गुणा का फार्मूला है ये, वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला है ये। डी एल क्रॉस आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा, ठीक है, बार बार समझा रहा हूं। तो डी एल आर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, नीचे आर क्यूब आ गया है तो ये वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी एल वेक्टर है और आर वेक्टर, तो हमें पता है जब भी दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इन दोनों क्रॉस जो होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। उसी प्रकार जो डीबी वेक्टर होगा, डीबी वेक्टर जो होगा आर वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के लंबवत होगी। तो डीबी की दिशा आर वेक्टर तथा डीएल वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। जो डीबी की दिशा होगी वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। दूसरा, अगली चीज, डीबी की दिशा हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। डीबी की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जा सकती है, नियम से ज्ञात की जा सकती है बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए जो मैंने पिछली बार समझाया था मैं उसमें डायरेक्शन निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट यहाँ आई एक्स से वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने करंट एलिमेंट लिया था पिछली बार डीएल। अब इस डीएल के कारण, क्योंकि करंट ऊपर की ओर बह रहा है, अगर हम दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करेंगे तो इसको आप फैलाइए इस तरह दाएं हाथ को और अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए। तो देखो धारा ऊपर की तरफ बह रही है इसमें, और बिंदु कहाँ है, इसके दाएं तरफ। अगर ऐसे खड़े हैं हम लोग तो दाएं तरफ, तो दाएं हाथ की हथेली को हम कहाँ करेंगे, उस बिंदु की ओर करेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर अंगूठे को ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि धारा ऊपर की तरफ जा रही है, करंट अपवर्ड है और पॉइंट यहाँ है, तो जो हथेली के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, मैंने समझाया था हथेली की जो लंबवत डायरेक्शन होगी, हथेली के लंबवत, तो इस हथेली के लंबवत अब इस बोर्ड के लिए क्या हो जाएगा, अंदर के लिए, और अंदर को मैंने बताया था बोर्ड के लिए जो अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम क्रॉस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्शन जो होगी वो बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं जब हाथ को ऐसे रखूंगा तो मेरा जो ये मार्कर है वो कहाँ शो कर रहा है, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है, लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, लंबवत अंदर की ओर, इसलिए अपन ने उसको क्रॉस बना रहे हैं, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ठीक है।
तो ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगी अंदर, इसलिए हम लोग उसे क्रॉस बता रहे हैं। एक बार फिर समझा देता हूँ। करंट ऊपर की ओर, पॉइंट कहाँ है, दाएं तरफ, इसलिए हाथ पर, तो इसलिए इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। अगर यही पॉइंट इस तरफ होता है ना, ये मैंने समझाया था, अगर पॉइंट इस तरफ होता तो फिर करंट ऊपर हो जाता और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाती। तो ये चीजें मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो आई होप ये वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करके हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि किसी भी एक सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। अर्थात हम लोग वहां पे इसका यूज करेंगे, हम बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके हम किसी पॉइंट पर किसी स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। चलिए अब हम एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखेंगे कि उसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या उत्पन्न होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सीधा कंडक्टर है एक्स वाई, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टर है एक्स वाई जिसमें करंट एक्स से वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। एक्स से वाई डायरेक्शन मतलब अपवर्ड, हम डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग मान रहे हैं कि करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। इस कंडक्टर से ए डिस्टेंस पर, ठीक है, इस कंडक्टर से कहीं भी किसी पॉइंट पर मान लेते हैं ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब हम बायो सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। तो बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ है वो एक करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए लागू होता है। एक धारावाही अल्पांश के कारण ही या अल्पांश पर ही क्या होता है, वो वैलिड है, अल्पांश के लिए ही क्या है वो लागू होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तार को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे कि जो कंडक्टर है, ये जो चालक है एक्स वाई, जो कंडक्टर है वो बहुत छोटे छोटे करंट एलिमेंट से बना है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हर इसका पार्ट, हर एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक करंट एलिमेंट कहलाएगा या धारावाही अल्पांश कहलाएगा। धारावाही अल्पांश मतलब जिसमें एक टुकड़ा, इस चालक का एक टुकड़ा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका हर टुकड़े में धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो हर टुकड़ा जो है इसका, एक हर पार्ट जो होगा वो एक करंट एलिमेंट कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर, इस पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट लिया ए, एक हमने एक करंट एलिमेंट लिया ए बी, एक्स डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट लिया ए बी, इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। इस कंडक्टर का एक सीधा है, आप सीधा बनाइएगा, एक कंडक्टर है सीधा, इस पॉइंट ओ से हमने एक्स डिस्टेंस पर हमने एक अल्पांश लिया है, या हमने क्या लिया है, एक करंट एलिमेंट लिया है। ये करंट एलिमेंट बहुत छोटा है, लेकिन हम उसको डायग्राम में बहुत बड़ा करके बना रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं dl। इसकी जो लेंथ है, मतलब जो AB है वो AB कितना है, AB है वो dl, उसकी लंबाई, AB की लंबाई कितनी है dl, ठीक है। ये हमारा एजम्पशन किया, हम लोगों ने मान लिया है कि इसका लेंथ जो है वो dl है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट A को और B को हम लोग पॉइंट P से ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है, ठीक है। ये AB और DL बहुत पास में है, ठीक है। हम BP और AP को R ही मान सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट, ये DL बहुत, जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, तो हम लोग इसको, इन दोनों पॉइंट को बहुत पास मान सकते हैं, और जो AP होगी वो BP के अप्रॉक्स बराबर ही होगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये जो कोण है यहाँ से, ये वाला जो कोण है वो कितना है
थीटा है, ठीक है, थीटा एज्यूम कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है, मतलब कौन सा, अगर तुम लोग बोलोगे वाई बी पी, ये जो एंगल है थीटा है। चलिए ठीक है, अब हम यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट, हमने पॉइंट ए से इस बीपी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, यहां से ए से सी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलिए ये भी ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ये एंगल बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये छोटा सा एंगल ए बी सी, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ऐसा कुछ बन रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया ए बी, ये थीटा है तो ये कितना एंगल होगा, और ये पॉइंट सी है और ये 90 डिग्री है, ऐसा कुछ बन रहा है। मैं बड़ा करके बना रहा हूँ उस चीज़ को, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से मैंने इधर बना दिया, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 180, एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा थीटा 180 या पाई में से थीटा घटा दोगे, ठीक है, तो पाई में से थीटा घटा दोगे तो ये पाई माइनस थीटा। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा एंगल, ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी, वो कितना है पाई माइनस थीटा, और जो एंगल था ये वाला थीटा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, मतलब ये कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। चलिए अब इस डेरिवेशन में 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, या इस डायग्राम में हमें 3 ट्रायंगल का यूज करना है। पहला ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ए सी पी, और जो तुमको दिख रहा है ए ओ पी। हम इन ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं समझाता चलता हूं। अब इस करंट एलिमेंट डीएल के कारण, इस डीएल के कारण इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट ए पी पर, बिंदु पी पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट ए बी या DL कितना होगा, इस अल्पांश DL AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, इस ए बी, इस डी एल है ना, ए बी मतलब डी एल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई डी एल, एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो आई डी एल साइन थीटा, और डिस्टेंस कितनी है, देखो मैंने बोला था इस बी पी को हम ए पी के इक्वल ले सकते हैं, तो वो कितना है, ए पी और बी पी आर है, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आर, बी पी को भी लगभग हम आर एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही पास में है। तो अल्पांश डी एल के कारण, मतलब अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला, मैंने बोला इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल को अलग से यहाँ बना के बताता हूँ। ऐसा कुछ अपने पास ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये पाई माइनस थीटा है, और ये B है, ये C है, ये A है,
इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है डी एल, क्योंकि हमने माना है ए बी डी एल है, ए सी की वैल्यू चाहिए और ये एंगल हो जाएगा थीटा, पाई माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है या कर्ण होती है, और 90 जो 90 डिग्री है या राइट एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण या कर्ण क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलोगे या लंब बोलोगे, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन ये थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा है, तो साइन थीटा, ठीक है, क्या होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये लंब होगी, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया ए सी और हाइपोटेनियस कितना हो गया ए बी। साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, अब ये आपको बनना चाहिए साइन 180, साइन 180, पाई मतलब 180, साइन 180 मतलब साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है डी एल। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से ए सी की वैल्यू निकल आएगी डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इसको ऊपर लिख देता हूं, शायद ना दिख रहा हो वहां से, डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। थीटा हो गया पाई माइनस थीटा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए बी, ए बी की वैल्यू डी एल, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा। आप इस ट्रायंगल को ध्यान रखिए, ट्रायंगल से आप कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, इस एक और ट्रायंगल हमको दिख रहा है, एक ट्रायंगल और दिख रहा है, ट्रायंगल ए सी पी। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको रब करता हूं, तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसके आगे बताता हूं। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए सी पी, ए सी पी। अब इस ट्रायंगल को मैं ऐसा बनाता हूं जो आपको दिख रहा होगा, 90 डिग्री ए सी पी, ये हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल को, इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं, मतलब एंगल ए पी ओ, ठीक है, एंगल ए पी ओ हो गया अल्फा, और एंगल ये वाला एंगल डी अल्फा, कौन सा कोण, ये कोण डी अल्फा है, कौन सा ए पी सी, ए पी सी जो एंगल है वो डी अल्फा है। मैं इस चीज को बाहर लिख देता हूं, डी अल्फा, ये जो एंगल है ए सी पी वो कितना है डी अल्फा। तो अब हम इसमें, और ए सी की वैल्यू हमें निकालना है, और ये वैल्यू कितनी है आर, इस डायग्राम में दिख रहा है ए पी की वैल्यू कितनी है आर। तो साइन, अब इसमें थीटा ये हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब लंब, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस या कर्ण, हाइपोटेनियस होगी। तो साइन थीटा, थीटा की जगह डी अल्फा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है ए पी, साइन डी अल्फा ए सी, और ए पी की वैल्यू कितनी आर, तो ए सी की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर साइन डी अल्फा इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वेशन हो गई 3, ठीक है। ये 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड में बार बार बोल रहा हूँ हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है मतलब कर्ण है, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर या लंब बोलोगे उसे, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा, फिर साइन थीटा, ये थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, ए सी बटे ए पी, ए सी कितना हो गया, ए सी तो ए सी रहने दो, ए पी की वैल्यू पता है आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए सी आ गया।
अब देखिए इक्वेशन 2 में भी AC की वैल्यू है और इक्वेशन 3 में भी AC की वैल्यू है। तो अगर हम यूज करेंगे समीकरण बाय इक्वेशन समीकरण 1, 2 तथा 3 से बाय इक्वेशन 2 एंड 3, तो समीकरण 2 और 3 से दोनों को इक्वेट कर देंगे। AC है, ये भी AC है, तो R साइन डी अल्फा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, सिंस डी अल्फा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर एंगल बहुत छोटा है, तो सिंस डी अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, डी अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल, चूंकि डी अल्फा बहुत छोटा कोण है, तो हम जैसे साइन थीटा को, अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो हम साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा को थीटा लिखते हैं, ठीक है, अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है। उसी तरह अगर डी अल्फा बहुत छोटा एंगल है तो हम साइन डी अल्फा को डी अल्फा लिखेंगे। सो साइन डी अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी अल्फा, ठीक है। देन अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा फिर, अगर ये चीज ऐसा हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 है, तो बाय इक्वेशन 3 इसके बाद लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगा, आर डी अल्फा इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। तो अगर डी अल्फा बहुत छोटा कोण है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो हम साइन डी अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन डी अल्फा को डी अल्फा, जैसे साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, टेन थीटा को थीटा, उसी तरह साइन डी अल्फा को डी अल्फा लिखेंगे। तो हम लोग इस साइन डी अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, डी अल्फा, तो ये हो जाएगा आर डी अल्फा ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 4। तो इक्वेशन 4 भी AC की वैल्यू है और इक्वेशन 2 भी, जो हम लोगों ने पहले देखा इक्वेशन 2, दोनों AC की वैल्यू है। तो अब इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसे मिटाने वाला हूँ, रब करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा लिख गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इक्वेशन 2 और 4 को छोड़ रहा हूं, बाकी सबको रब कर रहा हूं। आप वीडियो को रोक कर आराम से इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और 4 दोनों AC की वैल्यू है। समीकरण बाय इक्वेशन, समीकरण 2 तथा 4 से क्या मिलेगा, दोनों को इक्वेट कर दो, तो dl साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी अल्फा, ठीक है, ये मिला। अब हम लोग पास जो इक्वेशन 1 थी, dv इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 को अब हम लोग इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 1 में dl साइन थीटा की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से, या समीकरण 1 से बाय इक्वेशन 1 हम लोग dl साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे म्यू अपॉन 4 पाई आई, dl साइन थीटा के प्लेस पे आर डी अल्फा पुट कर देना है अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो db इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, आर से आर कैंसिल, एक आर, तो डी अल्फा अपॉन आर। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, कौन सी, 5। ये इक्वेशन 5 मिली। अब हमारे पास एक वेरिएबल और हटाना है, हमें हटाना है किसको, आर को, ठीक है। अब आर को हटाने के लिए हमारे पास एक और ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, हमने पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, अब तीसरा ट्रायंगल का यूज करेंगे हम लोग। तो
अब मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ हर चीज़ को, जैसे डायग्राम बस हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यूज़ करेंगे ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? अब सिंपल इस ट्रायंगल को देखें, कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है, कौन सा? AOP, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP। सिंपल देखो, R और A में हमें रिलेशन बताना है, एंगल पता है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस। तो कॉस अल्फा, कॉस थीटा या कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया OP, आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया कॉस अल्फा हो गया OP की वैल्यू कितनी है? A, और ठीक है, OP की वैल्यू A है और AP की वैल्यू कितनी है? R। ठीक है, तो यहां से अपन वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी? R की वैल्यू निकाल लो यहां से, R इज इक्वल टू A अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, फिर समझा देता हूं, आधार बटे कर्ण, ये कर्ण हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो A अपॉन R। अब मेरे को R की वैल्यू चाहिए, तो मैंने R को यहाँ ले गया, और है ना, आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, R कॉस अल्फा इज इक्वल टू A, तो अब मेरे को R की वैल्यू चाहिए, तो R इज इक्वल टू A अपॉन, डिवाइड में कर दोगे ना। ठीक है, यहाँ शायद उसमें दिखे ना कैमरे में, फिर भी मैं नीचे लिखता हूँ R की वैल्यू A कॉस अल्फा। तो इस इक्वेशन 5 में हम R की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 5। इस इक्वेशन 5 में हम R की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा? देखा, dv इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी अल्फा। R की वैल्यू क्या है? A अपॉन कॉस अल्फा, तो म्यू अपॉन 4 पाई आई, कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन A। ठीक है, ये देखिए, अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है अल्फा, मतलब एंगल बचा, बाकी सब वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल थे DL, ठीक है, थीटा और R, ये सब हट गए। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है अल्फा, और I और A तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? कॉस अल्फा डी अल्फा। तो अब हमें क्या है? ये तो इंटेंसिटी है इस करंट एलिमेंट के कारण, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। हमें क्या निकालना? पूरे कंडक्टर का निकालना है। तो अब क्या करना है? इसको हम लोग इस तरह हम लोग अलग अलग अल्पांश कारण निकालते, एक अल्पांश इधर लेते, एक अल्पांश इधर लेते और सबके कारण निकालते और सबको जोड़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, क्योंकि करंट ऊपर में है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? इधर। अगर मैं एलिमेंट इधर लेता तो उसके कारण भी इधर आती, इधर लेता तो इसके कारण भी इधर आती, सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो इस डायरेक्शन में आती, अंदर की तरफ, मतलब सब ऐड हो जाते, ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग ऐड करने का काम, ठीक है, टुकड़े करो, बहुत सारे टुकड़े करो, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, सबके तीव्रता निकालो और सबको जोड़ दो। तो हमने क्या किया? एक के कारण निकाला, बाकी कारण निकालने की जरूरत नहीं है ना, सबके निकाल के सबको जोड़ना पड़ता है, सबके कारण निकाल के मैग्नेटिक फील्ड सबको ऐड करना है। ये काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग? अगर हम इसको मिला दें, इसको हम लोग मिला दें तो ये एंगल मान लेते हैं, ये है एंगल माइनस अल्फा, ये एंगल है माइनस अल्फा 1 और ये वाला एंगल है माइनस ऊपर वाले को एंगल को हम प्लस ले रहे हैं, अल्फा 2। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इस होल कंडक्टर के कारण, पूरे चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल कंडक्टर, ठीक है, तो संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण चालक तार के कारण, संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी
ड्यू टू होल कंडक्टर। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस dB को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे किसके, अल्फा के रिस्पेक्ट में, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लिमिट यूज करेंगे। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB का इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, -α1 से α2 तक, ठीक है। चलो ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। dB की वैल्यू कितनी है, μ/4 I cos अल्फा डी अल्फा अपॉन a, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या कर देते हैं अपन लोग, बाहर कर देते हैं। तो μ/4 I अपॉन a बाहर, -α1 α2 cos अल्फा डी अल्फा। अब हमें कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं cos थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है जैसे cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है -sin x, उसी तरह cos अल्फा का अल्फा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -sin अल्फा। तो μ/4 I अपॉन a -sin अल्फा इंटीग्रेशन हो गया, -α1 से α2, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब इसको लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन प्लस होता है, प्लस sin x, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा। चलिए, μ/4 I अपॉन a, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin अल्फा, एक बार अल्फा के प्लेस पे α2 माइनस क्या आएगा, -sin -α1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अल्फा के प्लेस पे α2 रखोगे, एक बार अल्फा के प्लेस पे अल्फा, और एक बार अल्फा के प्लेस पे माइनस, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट है, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट है -α1। तो एक बार α2 रखोगे अपर लिमिट, और एक बार अल्फा के प्लेस पे -α1 रखोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग आगे फर्दर सॉल्व कर दें अगर, तो हमारे पास देखो, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा। तो μ/4 I अपॉन a साइन α2 प्लस साइन α1, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया b इज इक्वल टू फाइनली जो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या है, b इज इक्वल टू μ/4 I अपॉन a, मैं इसे लिख देता हूँ साइन α1 साइन α2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे लिए एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब देखो, नीचे वाले एंगल को मैंने यहाँ पे लिया, इसके एंगल, नीचे वाले एंगल को मैंने माइनस लिया है और ऊपर वाले को प्लस में लिया है, नीचे एंगल को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। इंटीग्रेशन -α1 से α2, और dB की वैल्यू तो अपन वहाँ निकाल चुके थे, तो इसको इंटीग्रेट करना, जो भी कांस्टेंट है, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर कर देते हैं। तो μ/4 I अपॉन a बाहर, μ/4 कांस्टेंट है, I और a भी कांस्टेंट, उसको बाहर, बचा अंदर cos अल्फा डी अल्फा। जैसे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, उसी तरह cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा होगा। तो sin अल्फा, cos अल्फा का अल्फा के सापेक्ष sin अल्फा हो गया। लिमिट लगा दिए -α1 से α2। अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अल्फा के प्लेस पे α2 माइनस, बीच में माइनस लगता है, और एक बार अल्फा के प्लेस पे -α1। अब साइन माइनस थीटा, इधर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू μ/4 I a साइन α1 प्लस α2, ठीक है। देखो, एक केस है अनंत लंबाई के तार के लिए। अगर तार अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई के तार के लिए
अगर ये कंडक्टर बहुत बड़ा है, तो ये जो एंगल अल्फा 2 है ना, ये एंगल 2 बढ़ता जाएगा। अगर मान लो कि 60 है, फिर 70 होगा, फिर 75, फिर 80 है ना, 85, 90, मतलब जितना बड़ा ये कंडक्टर होगा ये एंगल उतना ही बड़ा होगा। और इन्फिनाइट लेंथ के लिए है ना, इन्फिनाइट लेंथ में बहुत ज़्यादा लेंथ के लिए ये एंगल 90 डिग्री। इसी प्रकार नीचे अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये एंगल बढ़ते 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 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 90। तो अनंत लंबाई के तार के लिए हम लोग ये एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90 कितना, म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई, ये 1 1 2, तो 2 आई अपॉन ए टेस्ला। ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हो जाएगा, स्ट्रेट कंडक्टर या इन्फिनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए। अगर हमें कुछ नहीं बोलता है तो हमें कंडक्टर को इन्फिनाइट मान के ही सॉल्व करना है और इस फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, ये यूनिट रहेगी टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट टेस्ला। तो स्ट्रेट कंडक्टर जब भी बोले, फाइनल जो आंसर आएगा हमारा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए या अनंत लंबाई के तार बोल दे, अनंत लंबाई के तार के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, अनंत लंबाई के तार के लिए। तो अनंत लंबाई के और इन्फिनाइट लेंथ, अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए फॉर इन्फिनाइट लेंथ b इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। बहुत सिंपल फार्मूला है टेस्ला, इसको याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को अपन याद रखना क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में हमें काम आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, इससे a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फार्मूला तो बहुत सिंपल है लेकिन डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही है तो।